दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम कर रहे हैं बिट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि बिट क्वेश्चन की बुकलेट में आईसीएमएआई ने इंस्टीट्यूट ने इश्यू करे हुए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। लास्ट क्लास तक अगर मैं बात करूं तो 105 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए थे। अभी भी इसके अंदर 59 एमसीक्यूज और है, जो कि आज हम कवर करके एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे, ताकि हम आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स कंप्लीट कर सके। आज का हमारा टारगेट रहेगा एमसीक्यूज को फिनिश करना। 106 से हमें स्टार्ट करना है। आई होप आपने 105 तक रिवाइज कर लिए होंगे और आपको किसी तरीके की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। 106, कॉस्ट ऑफ सर्विस अंडर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कह दो, सर्विस कॉस्टिंग एक ही बात है। जब हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दैट इज सर्विस कॉस्टिंग के चैप्टर में कॉस्ट ऑफ सर्विस कैलकुलेट करते हैं, तो इज एसर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट, प्रोसेस अकाउंट, जॉब कॉस्ट शीट या प्रोडक्शन अकाउंट। याद करो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आप कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो? सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं वहां पे। प्रोसेस अकाउंट तो प्रोसेस कॉस्टिंग में बनता है, जॉब कॉस्ट शीट जॉब कॉस्टिंग में बनती है, प्रोडक्शन अकाउंट तो हम कहीं बना भी नहीं रहे। सर, फाइनल आंसर विल बी ए। कॉस्ट ऑफ सर्विस कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनती है। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट लिखा हुआ होता ज्यादा बेटर होता, नहीं लिखा हुआ तो कॉस्ट शीट भी चलेगा। नेक्स्ट 107, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू हॉस्पिटल्स, सिनेमाज, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ऑल ऑफ द अबव। सर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड बनाया ही गया है स्पेसिफिकली फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। हॉस्पिटल, सिनेमाज, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग तीनों ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपका आंसर होगा डी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तीनों में ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट 108, मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन है, जो आई थिंक पहले भी आ चुका है। 1 से लेकर 50 तक जब हमने एमसीक्यू कवर किए थे उसमें यह क्वेश्चन आया था। अगर आपकी सेल्स है 90,000 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, मतलब सेल्स का 75% वेरिएबल कॉस्ट है। मैं हमेशा बोलता हूं कि सेल्स के दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन जानना चाहता है कंट्रीब्यूशन कितना होगा। सर, अगर सेल्स का 75% वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज टर्म में 25% ऑफ सेल्स होगा। और अगर सेल्स आपकी 90,000 है तो 90,000 का 25% 22,500 विल बी कंट्रीब्यूशन। योर आंसर विल बी 22,500 रुपए। नेक्स्ट 109, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पहले कवर हो चुका है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है टोटेलिटी में फिक्स नहीं रहती, वेरिएबल कॉस्ट टोटेलिटी में चेंज होती रहती है इन प्रोपोर्शन विद आउटपुट। बी, रिमेन फिक्स्ड पर यूनिट। सर यस, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट फिक्स रहती है, वेरी पर यूनिट नो, नॉर इंक्रीज और डिक्रीज। सर ऐसा नहीं है। बी विल बी और करेक्ट आंसर, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड पर यूनिट। काफी बार पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, अगर हमारी सेल्स है 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 50,000, तो अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,00,000 रुपए का। क्वेश्चन जानना चाहता है पीवी रेशियो क्या होगा। तो सर, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। अगर कंट्रीब्यूशन 1,00,000 है, सेल आपकी 1,50,000 है, इसको परसेंटेज टर्म में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट विल बी 66.66%। फाइनल आंसर विल बी ए, 66.66%। फाइनल आंसर होगा आपका ए, 66.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सर, ये पहले भी आ चुका है। बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन अप्लाई होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग अंडरस्टैंड करते हैं। फाइनल आंसर जो है वो सी होगा, बिहेवियर वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, पीवी रेशियो विल इंक्रीज। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है।
सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है सर, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। सेल तो अपने आप में सेल्स है ही, कंट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब सेल्स दैट इज सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इनमें अगर कोई चेंज होता है तो पीवी रेशियो में चेंज होता है। पीवी रेशियो यहां पे बढ़ने की बात की जा रही है, तो अगर सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, तो पीवी रेशियो बढ़ेगा। तो सर ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से तो पीवी रेशियो पे कोई इंपैक्ट ही नहीं आता। सी कहते हैं डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सर सेलिंग प्राइस कम होगा तो पीवी रेशियो तो कम हो जाएगा। डी विल बी और करेक्ट आंसर कि अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा मतलब पीवी रेशियो भी आपका बढ़ेगा। फाइनल आंसर डी। पहले आ चुका है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट 113, द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट इज अडॉप्टेड कब? कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट टेक्निक कब यूज होती है? देखो सिंपल सी बात करूं तो डिफरेंशियल कॉस्ट टेक्निक यूज होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। क्या पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए? सर नहीं जरूरत अपने को पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशियल कॉस्ट की। टू ए सर्टेन मार्जिनल कॉस्ट, टू ए सर्टेन कॉस्ट पर यूनिट, या फिर टू मेक चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जैसा कि मैंने कहा डिफरेंशियल कॉस्ट एक टेक्निक है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है। तो जब हमें दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो और हमें ये डिसाइड करना हो कौन सा बेस्ट है, तो हम डिफरेंशियल कॉस्ट यूज किया करते हैं। हम मेनली क्या देख लेते हैं? हम देख लेते हैं कि भाई डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, डिफरेंशियल रेवेन्यू क्या आएगा, अकॉर्डिंगली क्या हमें ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के लिए डिफरेंशियल कॉस्ट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ टू ऑल्टरनेटिव। दो ऑल्टरनेटिव मेरे पास गिवन है और उन दोनों की कॉस्ट में जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है? तो उसी को तो डिफरेंशियल कॉस्ट बोला जाता है, उसी को डिफरेंशियल कॉस्ट बोला जाता है। तो अगर आपके सामने दो अल्टरनेटिव है तो दोनों में जो कॉस्ट इनकर हो रही है उसका जो डिफरेंस है दैट इज नॉन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कहते हैं कंट्रीब्यूशन है 3 लाख रुपए, ठीक है, सेल्स है 15 लाख रुपए, पीवी रेशियो क्या होगा? सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन है 3 लाख, सेल है 15 लाख, तो सर 20% विल बी पीवी रेशियो। योर आंसर विल बी बी 20%। 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इज 40%। कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 40% है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन आता है, और पीवी रेशियो क्या कहता है? पीवी रेशियो भी तो यही कहता है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स का कितना प्रोपोर्शन है। तो सर अगर 40% वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन दैट इज पीवी रेशियो विल बी बैलेंस 60%। तो आंसर विल बी 60%, कोई कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, अगेन ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सर फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000, पीवी रेशियो है 20%, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सर अगर फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 हो और पीवी रेशियो अगर 20% हो तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका 1.5 लाख आ जाएगा, 1,50,000। बी विल बी और करेक्ट आंसर, 1,50,000 विल बी ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, एक्सेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ओवर स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। कहते हैं अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा हो, अगर मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि 10 रुपए की कॉस्ट आएगी लेकिन एक्चुअल कॉस्ट आ गई ज्यादा, 12 रुपए आ गई, तो ये क्या है? क्या ये अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है? सर अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अबनॉर्मल गेन, और वो अबनॉर्मल गेन आता है प्रोसेस कॉस्टिंग के टॉपिक में। नहीं सर ये गेन तो है ही नहीं, ये तो नुकसान है। अनफेवरेबल वेरियांस है, यस, एडवर्स वेरियांस कह सकते हो, अनफेवरेबल वेरियांस कह सकते हो, एक ही बात है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी। सर सी तो नहीं हो सकता, फेवरेबल तो नहीं है, नन ऑफ दीज की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्ड से एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ जाए
तो वो अनफेवरेबल सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बी विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज नॉन एज वेरिएंस। ना ये वेस्टेज कहलाता है, ना ये लॉस कहलाता है, ना प्रॉफिट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट कहता है द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज नॉन एज वेरिएंस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 120, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट किस लिए यूज किया जाता है? सिंपल सी मैं बात करूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है। क्या इसमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं? आंसर इज नो सर। मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट होता है। टू एस्टैब्लिश कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। सर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट मतलब सीवीपी, और सीवीपी का रिलेशन भी मार्जिनल कॉस्टिंग में इंडिकेट होता है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एज ए बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है, कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, अकॉर्डिंगली वहां पे प्राइस फिक्सेशन भी आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 121, अ स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी 20 है, अ स्टैंडर्ड कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 5 केजी। मतलब क्वेश्चन का कहना है भाई एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड सेट किया है कि 5 केजी मटेरियल लगेगा और 20 रुपए का प्राइस होगा। क्वेश्चन जानना चाहता है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट कितना होगा। अगर 100 यूनिट हम बनाएं तो उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी? तो सर सिंपल सी बात यह है कि 5 केजी रॉ मटेरियल सेट है, 20 रुपए पर केजी, मतलब एक यूनिट के लिए 20 इंटू 5 100 रुपए का स्टैंडर्ड सेट है। तो अगर आप 100 यूनिट बनाओगे, 100 यूनिट के लिए 10,000 रुपए की कॉस्ट का स्टैंडर्ड होगा। 10,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। टी विल बी योर फाइनल आंसर 10,000। कैसे कैलकुलेट हुआ है वो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज 15,000। ये लास्ट क्लास में भी आया था। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो 15,000 है, वाइल द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज 16,200 है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। 15,000 माइनस 16,200, it will be 1200 adverse, 1200 adverse, final answer will be A, 1200 adverse. Next question number 123, for the purpose of proof, अगर हम प्रूफ करना चाहें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, हम जब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फॉर्मूले देखते हैं तो हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अगर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज का एडिशन करके देखें तो इट शुड बी इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। P will be your final answer, material price plus material usage variance. Next question, question number 124, cost variance is the difference between, cost variance कैसे निकाल रहे हो आप? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट नो, स्टैंडर्ड कॉस्ट बजटेड कॉस्ट नो, द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। सी विल बी योर फाइनल आंसर। The cost variance is the difference between standard cost and actual cost. Next question, question number 125. Standard price of material per kg is 20. कहते हैं स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो है 20 रुपए का। स्टैंडर्ड यूसेज जो है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 5 केजी, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 5 केजी रॉ मटेरियल लगेगा और उसका रेट होगा 20 रुपए। ये स्टैंडर्ड सेट है। एक्चुअल यूसेज ऑफ प्रोडक्शन 100 यूनिट इज 520 केजी। अब आपने एक्चुअल में 100 यूनिट बनाई जिसमें 520 केजी आपने मटेरियल कंज्यूम कर लिया, ऑल ऑफ विच वाज परचेज एट द रेट ऑफ 22 पर केजी। सारा का सारा आपने 22 रुपए पर केजी में खरीदा है। क्वेश्चन मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपसे जानना चाह रहा है
देखो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल माइनस से एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। सर आप कहोगे अगर 5 केजी रॉ मटेरियल लगना था एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए और अगर आपने बनाई 100 यूनिट, 500 केजी रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 केजी माइनस एक्चुअल में आपने यूज किया है 520 केजी और स्टैंडर्ड प्राइस आपका 20 रुपए का। सर 500 माइनस 520 मल्टीप्लाई बाय 20, 400 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब एडवर्स, 400 एडवर्स विल बी योर फाइनल आंसर। योर फाइनल आंसर विल बी बी 400 एडवर्स। फाइनल आंसर विल बी बी 400 एडवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। 126, a standard price of material per kg is 20। सर सेम क्वेश्चन है जो ऊपर लिखा हुआ था लेकिन रिक्वायरमेंट अलग है। कहते हैं स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो तो 20 रुपए है, स्टैंडर्ड यूसेज वही 5 केजी, एक्चुअल में आपने 100 यूनिट बनाई, 520 केजी यूज किया और खरीदा है 22 रुपए में। कॉस्ट वेरिएंस ये इस बारी। सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलती है सर? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने अभी अभी ऊपर निकाली थी 500, स्टैंडर्ड प्राइस था क्वेश्चन में 20 रुपए, ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। एक्चुअल में आपने 520 केजी यूज किया और एक्चुअल में प्राइस रहा है आपका 22 रुपए का, तो सर इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट 10,000 है और एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी हुई है? 11,440। सर ये आ जाएगा आपका 1440 और वो भी नेगेटिव है मतलब एडवर्स, 1440 एडवर्स। P will be 1440 adverse, that will be your final answer. Next question, question number 127. Question number 127. A standard quantity of material for 1 unit of output is 10 kg. एक यूनिट को बनाने के लिए 10 केजी रॉ मटेरियल लगेगा, ऐसा स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड रेट है 8 रुपए पर केजी। लेकिन एक्चुअल में आपने आउटपुट किया है 800 यूनिट का। क्वेश्चन आपसे केवल और केवल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जानना चाह रहा है। तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका यह है कि अगर 10 केजी रॉ मटेरियल लगना था एक यूनिट को बनाने के लिए और अगर आपने बना ली 800 यूनिट, 800 यूनिट के लिए 8000 केजी रॉ मटेरियल लगना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। फाइनल आंसर विल बी 8000 केजी। ए विल बी योर फाइनल आंसर 8000 केजी, 8000 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। बजट्स आर शोन इन विच टर्म्स? क्या बजट क्वालिटेटिव टर्म्स में होते हैं? सर आंसर इज नो। या तो वो क्वांटिटी टर्म्स में होते हैं या मॉनिटरी टर्म में होते हैं। क्या वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होते हैं? सर यस। क्या वो मटीरियलिस्टिक होते हैं? सर यस। मटीरियलिस्टिक किसी भी चीज को तब बोला जाता है जब उसकी कोई सिग्निफिकेंस हो। क्या मैं कोई 1 रुपए 2 रुपए के लिए भी बजट बना लूंगा? सर आंसर इज नो। मैं एक मटीरियल फिगर के लिए, मटीरियलिस्टिक आप मॉनेटरी टर्म में भी कह सकते हो एक तरीके से, मटीरियल फिगर होगी तभी और तभी मैं उसका बजट बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। मटीरियलिस्टिक का मतलब इंपॉर्टेंट। तो बजट जो है क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी हो सकते हैं और मटीरियलिस्टिक टर्म में भी होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, बोथ बी एंड सी। आप यहां पे मटीरियलिस्टिक को मॉनेटरी टर्म्स भी समझ सकते, आप यहां पे मटीरियलिस्टिक को मॉनेटरी टर्म्स भी समझ सकते हो। तो बजट्स क्वांटिटेटिव भी होते हैं, मॉनेटरी भी होते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज मटीरियलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट? इनमें से कौन सा मास्टर बजट का पार्ट नहीं होता? मास्टर बजट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस कवर होता है या बैलेंस शीट कवर होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट सर कवर हो जाता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिक्स्ड एसेट्स वगैरह आती है जो कि बैलेंस शीट का पार्ट होती है। प्रोडक्शन शेड्यूल, मास्टर बजट को प्रोडक्शन शेड्यूल से तो कोई मतलब नहीं है, तो फाइनल आंसर वैसे तो बी ही होगा,
फिर भी पढ़ देता हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बजट। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आप दिखाते हो प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑल अबाउ तो नहीं। प्रोडक्शन शेड्यूल जो है वो मास्टर बजट का पार्ट नहीं होता है। प्रोडक्शन शेड्यूल इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट। योर फाइनल आंसर विल बी बी। योर फाइनल आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। Which of the following is not a potential benefit of using a budget? ये क्वेश्चन तो नया नहीं है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि इनमें से कौन सा बजट का बेनिफिट नहीं है। क्या बजट से फर्म के बीच में, फर्म की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है? आंसर इज यस। मोटिवेटेड मैनेजर, मैनेजर में मोटिवेशन बढ़ता है? सर यस। इंप्रूव्ड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन? यस। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन भी बेटर होता है। मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब बजट बनाने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी? सर ऐसा तो नहीं है, बजट तो वैसे भी एस्टिमेटेड बेसिस पे। डी विल बी और फाइनल आंसर कि बजट का बेनिफिट कौन सा नहीं है? सर मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ बजट। आगे बढ़ने से पहले आई विल सजेस्ट यू, पहले आप 106 से लेकर 130 तक जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो आप एक बार रीड करके देखिए। किसी भी तरीके का कोई डाउट लगता है तो उसको क्लियर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म बजट? इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म बजट है, मतलब कौन सा बजट लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है? मास्टर बजट में नॉर्मली पीएल बैलेंस शीट कवर होते हैं जो कि 1 साल के लिए होते हैं। फ्लेक्सिबल बजट मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे। कैश बजट भी मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे ही होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। कैपिटल बजट जो होते हैं, कैपिटल बजट जो होते हैं वो बनाए जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि हमें क्या कैपिटल के खर्चे करने होंगे, जैसे कि फिक्स्ड एसेट क्या खरीदूं। क्योंकि कैपिटल बजट जो होते हैं, जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, वो करते ही फ्यूचर बेनिफिट के लिए हो, जिसका आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रिसीव होता है। कैपिटल बजट जो है वो एक लॉन्ग टर्म बजट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, मटेरियल बिकम की फैक्टर इफ, रॉ मटेरियल है, कहते हैं वो की फैक्टर होगा कब? हमें पता है की फैक्टर किसी भी एलिमेंट को तब बोला जाता है जब उस पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो, जब हमारे पास अवेलेबिलिटी कम हो और रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। तो एक कहता है कोटा रेस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट। कोटा रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कोटा, कोटा का मतलब क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, कि मैं कहूं कि भाई 5000 केजी रॉ मटेरियल है मेरे पास, तो वो क्या हो गई, क्वांटिटी की रेस्ट्रिक्शन आ गई कि बस इसी को मुझे बेस्ट तरीके से यूज करना है। तो आंसर तो वैसे यही है, इनसफिशिएंट एडवर्टीजमेंट प्रिवेल्स। अब एडवर्टीजमेंट का मटेरियल से क्या रिलेशन है, कोई मतलब नहीं है। देयर इज लो डिमांड, डिमांड इज रिलेटेड टू सेल्स। देयर इज नो प्रॉब्लम विद सप्लाई ऑफ मटेरियल, जब प्रॉब्लम ही नहीं होगी मटेरियल सप्लाई से रिलेटेड, तो मटेरियल की फैक्टर कैसे बन जाएगा? ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सर मटेरियल से रिलेटेड जब कोटा रेस्ट्रिक्शन होगी, क्वांटिटी की रेस्ट्रिक्शन होगी, तब हम मटेरियल को की फैक्टर बोलते हैं। की फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग फैक्टर, ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट assumes a significance in the preparation of following budget। कौन सा बजट बनाते वक्त हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं? सर फ्लेक्सिबल बजट होता है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट अलग लिखी जाती है, वेरिएबल कॉस्ट अलग, इवन सेमी वेरिएबल अलग लिख सकते हो आप उसमें। बी विल बी और करेक्ट आंसर फ्लेक्सिबल। मास्टर, कैश और कैपिटल बजट में फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग नहीं लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज, कहते हैं इन चारों में से कौन सा बजट सबसे पहले बनाया जाता है? मास्टर बजट तो सर सबसे लास्ट में बनता है। बजट विद की फैक्टर, ऑफ कोर्स वो बजट सबसे पहले बनना चाहिए जिसमें कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस हो, क्योंकि जिसकी रेस्ट्रिक्शन होगी वो सबसे कम बनेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमें बाकी बजट्स भी प्लान कर लेने चाहिए। सिंपल सी बात मैं कहूं कि मेरे पास अगर मटेरियल की फैक्टर है, मटेरियल की शॉर्टेज है, और मैं उससे केवल 1000 यूनिट ही बना सकता हूं, तो सिंपल सी बात है जब 1000 यूनिट ही बना पाऊंगा तो बाकी बजट भी उसी के हिसाब से बनाए जाने चाहिए, कि लेबर की कितनी जरूरत होगी, कैश की क्या जरूरत होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ेगा, फाइनली मास्टर बजट कैसे बनेगा। वो बजट सबसे पहले बनेगा जिसमें कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन हो, मतलब बजट विद की फैक्टर सबसे पहले बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, सेल्स बजट क्या है? सर सेल्स बजट इज ए पार्ट ऑफ फंक्शनल बजट। सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट, कैश बजट, ये सारे के सारे फंक्शनल बजट का पार्ट होते हैं। पी विल बी योर फाइनल आंसर, फंक्शनल बजट। नेक्स्ट 136, ए फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स ए केयरफुल स्टडी ऑफ। फ्लेक्सिबल बजट जब हम बनाते हैं तो वहां पे हमें केयरफुल स्टडी करनी होती है फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल एक्सपेंसेस, क्योंकि वो अलग अलग शो किए जाते हैं। ए विल बी योर फाइनल आंसर। पास्ट करंट से कोई मतलब नहीं है। ओवरहेड, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, नन ऑफ दिस। सर ए विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, इन ए प्रोसेस 6000 यूनिट आपने इंट्रोड्यूस करी, जिसमें से 5% नॉर्मल लॉस है, तो 6000 का 5% चला गया 300, 5700 यूनिट्स बची। 5700 का बाइफिकेशन क्या है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 800 यूनिट है जो 60% कंप्लीट है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जो 800 यूनिट है वो 60% कंप्लीट है, मतलब 480 के इक्वल। इसके अलावा 4900 यूनिट आपने कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया, तो 4900 कंप्लीटेड है ही। क्वेश्चन जानना चाहता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होगा?
सर 5380 यूनिट्स विल बी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, बहुत इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते, नहीं है तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब हमें ये बताना है कि ये जो चार डेफिनेशन है इसमें से कौन सी डेफिनेशन फिक्स्ड कॉस्ट की है। इट मे चेंज इन टोटल, कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज हो सकता है, वेयर सच चेंज इज अनरिलेटेड टू चेंज इन प्रोडक्शन। ठीक है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट हम कहते हैं कांस्टेंट रहती है, बट हमेशा तो कांस्टेंट नहीं रहती। हम मेनली ये कहना चाहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में कांस्टेंट रहती है, और फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें अगर कोई चेंज आए भी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम की वजह से नहीं आता। ये नहीं कि आप 1 यूनिट बना रहे हो तो फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपए है, तो 2 यूनिट बनाओगे तो वो 15 रुपए या 18 रुपए हो जाएगी। नहीं, आंसर इज नो सर। पीरियड टू पीरियड वो वेरी कर सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि रेंट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, बट रेंट के एग्रीमेंट तो 11 महीने के ही होते हैं। 11 महीने के बाद तो उस रेंट की टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यस, ए जो है वो ठीक डेफिनेशन है कि फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज हो सकता है अगर वो प्रोडक्शन से रिलेट ना करे तो। बी कहता है इट में चेंज इन टोटल वेयर सच चेंज इज रिलेटेड टू चेंजेस इन प्रोडक्शन। तो अगर प्रोडक्शन की वजह से चेंज है तो फिर वो फिक्स नहीं, वेरिएबल कहलाती है। इट इज कांस्टेंट पर यूनिट, सर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहती, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। इट में चेंज इन टोटल वेयर सच चेंज डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, सर प्रोडक्शन पे की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता। ए करेक्ट आंसर है कि फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज हो सकता है अगर वो प्रोडक्शन से रिलेट ना करे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, जेड लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर ₹12 पर यूनिट। ठीक है, 1 लाख यूनिट 12 रुपए के हिसाब से। फिक्स्ड कॉस्ट है 2,80,000, प्रॉफिट चाहिए हमें 2 लाख का, तो व्हाट विल बी वेरिएबल कॉस्ट विल बी। देखो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो हमारा फॉर्मेट होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सबको याद होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं। एज पर क्वेश्चन 1 लाख यूनिट अगर 12 रुपए के हिसाब से बेची जाए, सर 12 लाख रुपए की सेल होगी। फिक्स्ड कॉस्ट 2,80,000 है, प्रॉफिट अगर 2 लाख होगा, सर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन आपका 480 होना चाहिए, और यहां पे बैलेंसिंग फिगर में आप वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो सर 7,20,000। तो योर आंसर विल बी 7,20,000 इस केस में आपको वेरिएबल कॉस्ट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, स्टैंडर्ड डील्स विद द कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। तो जब आप सीएस की नंबरिंग विद नेम्स देखते हो तो सर सीएस 13 होता है तो सर्विस कॉस्ट सेंटर के साथ डील करता है। सीएस 9 जो है वो पैकिंग मटेरियल का है, सीएस 16 जो है वो डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है, और सीएस 22 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का होता है। सीएस 13 जो है वो सर्विस कॉस्ट सेंटर से रिलेट करता है। नेक्स्ट 141, द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था सर जॉब कॉस्टिंग होता है, इसमें प्रोडक्ट अलग अलग तरीके का होता है, तो अलग अलग तरीके का मटेरियल भी वहां पे यूज होता है। नेक्स्ट 142, इन ए प्रोसेस 10,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड। ठीक है, 10% ऑफ इनपुट इज नॉर्मल लॉस। अगर 10,000 में से 10% नॉर्मल लॉस हो जाएगा तो 9,000 यूनिट बचती है, और उस 9,000 यूनिट का बाइफिकेशन क्या है, कहते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 70% कंप्लीट है 1500 यूनिट। सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 1500 यूनिट है जो कि 70% कंप्लीट है, 1050, 7500 यूनिट जो बच गई वो आपने कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दी, तो 7500 यूनिट पहले से ही कंप्लीट है। तो सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होगा, 8550 यूनिट। सिमिलर क्वेश्चन जो हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 139 किया था, 39 नहीं 137 किया था, केवल और केवल फिगर्स में चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर 2016 आर 1,50,000 and 20,000
एंड फॉर द ईयर 17 आर 1,70,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। कहते हैं जब सेल 1.5 लाख रुपए है तो प्रॉफिट 20,000 है, और यही सेल जब 1,70,000 होती है तो प्रॉफिट 25,000 है। पीवी रेशियो क्या होगा सर? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होगा यहां पे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स, और ये परसेंटेज में इंडिकेट किया जाता है जिसकी वजह से मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लेंगे। प्रॉफिट आपका 20,000 से 25,000 हो गया, मतलब 5,000 इंक्रीज हो गया। सेल आपकी 150 से 170 हो गई, मतलब 20,000 इंक्रीज हो गई, तो इट विल बी 25%। फाइनल आंसर विल बी सी, 25%। नेक्स्ट 144, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 10 kg एट द रेट ऑफ 8 per kg। एक यूनिट को बनाने के लिए 10 kg रॉ मटेरियल लगेगा, ये स्टैंडर्ड है, जबकि आपने एक्चुअल में आउटपुट बना लिया है 600 यूनिट का। और क्वेश्चन आपसे केवल और केवल जानना चाहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा। सर अगर 10 kg रॉ मटेरियल लगेगा एक के लिए, आपने 600 बनाई 6000 kg, दैट विल बी योर आंसर। P will be your final answer 6000 kg। P will be your final answer 6000 kg। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म बजट। सर अभी तो देखा कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म बजट होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी काफी जगह हम देख चुके हैं। मेन पर्पज अगर आपसे पूछा जाए कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग टू द मैनेजमेंट। सर डी विल बी योर फाइनल आंसर। बाकी भी ऑप्शंस होते हैं, बाकी भी पर्पज होते हैं, अगर मेन पूछ लिया गया तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। 147, रिकॉन्सिलिएशन से रिलेटेड, ये भी लास्ट क्लास में आया था कि अगर हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात करें तो एक्सपेंसेस इज शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। जब आप केवल और केवल एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाते हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट हो जाता है कम, तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के इक्वल लाने के लिए बढ़ाना पड़ता है, तो ऐड करना पड़ता है टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। वो वापस ऐड बैक कर दो फाइनेंशियल प्रॉफिट में, आपका प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाता है। ये लास्ट क्लास में हमने करा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्विस डिपार्टमेंट। कहते हैं इनमें से कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है। रिफाइनिंग प्रोडक्शन का पार्ट होता है, मशीनिंग प्रोडक्शन का पार्ट होता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम होता है मटेरियल को रिसीव करना, फिनिशिंग डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्ट को फिनिश करना। सर सी, रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम है मटेरियल को रिसीव करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजना, तो ये एज ए इंटरमीडिएटर सर्विस डिपार्टमेंट का काम करता है। सी विल बी योर फाइनल आंसर, रिसीविंग डिपार्टमेंट। 149, लास्ट क्लास में आया था ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में इनमें से कौन सा आइटम नहीं आता। परचेज रिटर्न आता है, कैरीज इनवर्ड भी आता है, सेल कमीशन भी आता है, सर इंटरेस्ट पेड नहीं आता। टी विल बी योर फाइनल आंसर, इंटरेस्ट पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, इन जॉब कॉस्टिंग टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू ए जॉब विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज। परचेज ऑर्डर, सर नहीं। गुड्स रिसिप्ट नोट, ये तो मटेरियल को रिसीव करते वक्त यूज होता है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट होता है जब मटेरियल इश्यू किया जाता है स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जॉब के लिए, MRN दैट इज मटेरियल रिक्विजिशन नोट इश्यू किया जाता है। टी विल बी योर फाइनल आंसर। 151, सिमिलर क्वेश्चन जैसा हमने अभी किया था, तो 4000 यूनिट आपने इंट्रोड्यूस करी, 5% अगर इसमें नॉर्मल लॉस है तो 200 चली गई, 3800 यूनिट्स बची। उस 3800 का बाइफिकेशन ये है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 500 यूनिट है जो 60% कंप्लीट है, तो सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 500 यूनिट 60% कंप्लीट है, हो गई 300, और 3300 यूनिट्स आपकी कंप्लीट है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आपका 3600 यूनिट आएगा। पी विल बी योर फाइनल आंसर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 3600। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपका प्रैक्टिकल अगर क्लियर है, एक एक मिनट के आंसर है। प्रोडक्ट ए जनरेट ए कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो 40%। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो इज नथिंग, पीवी रेशियो को बोला जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ए 60,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है। सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव ए प्रॉफिट ऑफ 15,000। अगर हमें प्रॉफिट कमाना हो 15,000 का तो सेल कितनी करूं,
सर सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट अगर 60,000 है, हमें कमाना है 15,000 का प्रॉफिट, और पीवी रेशियो अगर 40% है, सर आंसर आएगा 187,500। 75,000 डिवाइडेड बाई 40%, 187,500 will be final answer. C will be final answer, 187,500. 153. During a period 13,600 labor hours were worked. स्टैंडर्ड रेट है 8 रुपए पर आवर। 13,600 घंटे एक्चुअल आवर्स है। स्टैंडर्ड रेट है 8 रुपए का। द डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इन्होंने कैलकुलेट किया, 8800 एडवर्स आया। क्वेश्चन जानना चाहता है हाउ मेनी स्टैंडर्ड आवर्स वर प्रोड्यूस। एफिशिएंसी वेरिएंस के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो सर फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स है 8800, मतलब माइनस में 8800 है। स्टैंडर्ड आवर्स मुझे निकालना है, मैंने एक्स लिख लिया। एक्चुअल में आपने 13,600 घंटे काम किया है और स्टैंडर्ड रेट है 8 रुपए का। सर माइनस 8800 इज इक्वल टू 8x माइनस 13,600 इंटू 8, 1,08,800। सर ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस फिगर हो गई, 1,08,800 माइनस 8,800। सर 1,00,000 डिवाइडेड बाई 8, 12,500 आपका आंसर आएगा। 12,500 बी विल बी योर फाइनल आंसर। आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। नेक्स्ट 154, कैश बजट ऑफ एबीसी लिमिटेड फोरवॉन्स ए शॉर्ट टर्म सरप्लस। कहते हैं एबीसी लिमिटेड ने कैश बजट बनाया और उसमें मुझे शॉर्ट टर्म सरप्लस दिखाई दे रहा है, मतलब कैश सरप्लस है मेरे पास। Which of the following would be appropriate action to be taken in such a situation? अब मेरे पास अगर कैश सरप्लस में है तो क्या करूं, वो भी शॉर्ट टर्म। क्या मैं फिक्स्ड एसेट खरीद लूं? सर फिक्स्ड एसेट में तो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो जाता है, मेरे पास तो शॉर्ट टर्म सरप्लस है, नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म लोन, सर अगेन इसके लिए भी तो लॉन्ग टर्म फंड यूज करते हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये तो कोई कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं दे रहा। पे क्रेडिटर्स अर्ली टू ऑब्टेन ए कैश डिस्काउंट। ठीक है सर, कैश डिस्काउंट अगर मिल जाए तो क्रेडिटर्स को थोड़ा जल्दी पे कर दो, हमें बेनिफिट हो जाएगा। डी जो है वो बेटर है, क्योंकि क्रेडिटर्स जो है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म सरप्लस है तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज कर लो, बेनिफिट भी हो जाएगा, कैश डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। डी जो है दैट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म सरप्लस अगर आपके पास अवेलेबल है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, कॉस्ट विच आर एसर्टेन्ड आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। तो हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं जब वो इनकर हो जाती है उसके बाद, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में ऐसा होता है। सी विल बी योर फाइनल आंसर, हिस्टोरिकल कॉस्ट। 156, प्राइम कॉस्ट में अगर वेरिएबल ओवरहेड ऐड कर लिए जाए, तो प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड ऐड कर लोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। इज नॉन एज फैक्ट्री कॉस्ट, नो। मार्जिनल कॉस्ट यस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नो। टोटल कॉस्ट नो। मार्जिनल कॉस्ट कह दो, वेरिएबल कॉस्ट कह दो, एक ही बात है मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट 157, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इश्यू ऑफ मटेरियल आर प्राइस्ड एट प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट होता है स्टैंडर्ड रेट, जो पहले से डिटरमाइंड होता है। तो अगर आप प्री डिटरमाइंड रेट पे मटेरियल इश्यू कर रहे हो, इसका मतलब आप यूज कर रहे हो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। बी विल बी योर फाइनल आंसर। तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में रेट पहले से ही डिसाइडेड होता है, किस रेट पे हमें इश्यू शो करना है। नेक्स्ट 158, फॉर रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट पर यूनिट। आपकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आ रही है, ध्यान देना पर यूनिट ज्यादा आ रही है और हम उसको करना चाह रहे हैं कम। क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर वेजेस का रेट कम कर दें? नहीं। लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। हायर इनपुट आउटपुट रेशियो, क्योंकि लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम करनी है। तो अगर इनपुट आउटपुट रेशियो ज्यादा होगा, मतलब इनपुट कम करना पड़े आउटपुट ज्यादा मिले,
तो ऑफकोर्स पर यूनिट आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। सी विल बी योर फाइनल आंसर, हायर इनपुट आउटपुट रेशियो। 159, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट व्हेन नो ऑपरेटिंग टाइम इज लॉस्ट। किसी तरीके का कोई ऑपरेटिंग टाइम में नुकसान नहीं होता, मतलब 10 से 6 बजे का टाइम है, 10 से 6 बजे काम कर लूंगा, तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसको क्या बोला जाता है? तो नॉर्मल कैपेसिटी नो, प्रैक्टिकल तो माइनस होने के बाद आता है, थ्योरेटिकल कैपेसिटी होती है जो मैक्सिमम कैपेसिटी को इंडिकेट करती है। कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेंडेंसी नो, फाइनल आंसर सी होगा। सर थ्योरेटिकल कैपेसिटी जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की मैक्सिमम कैपेसिटी को इंडिकेट करती है। 160, इन जॉब कॉस्टिंग which of the following document is used to record the issue of direct material to a job? सर अभी तो आया था मटेरियल रिक्विजिशन नोट। 161, the main purpose of accounting of joint product and by product, joint product by product की जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसके पीछे मेन पर्पज क्या है? determine the profit or loss on each product line। सर यस, हम हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग प्रॉफिट जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि जो जॉइंट कॉस्ट आई है उसको अलग अलग करें। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस नो, कंप्लाई विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आइडेंटिफाई द कॉस्ट एंड लोड इट ऑन द मेन प्रोडक्ट, नहीं बाई प्रोडक्ट पे भी तो हम कॉस्टिंग डाल देते हैं। डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन, इसके लिए जेपीबीपी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट 162, ड्यूरिंग ए पीरियड 2560 लेबर आवर्स वर वर्कड, एक्चुअल आवर्स है 2560, स्टैंडर्ड रेट है 7.5 रुपए का, और एफिशिएंसी वेरिएंस आपने कैलकुलेट किया 825 एडवर्स आया। हाउ मेनी स्टैंडर्ड आवर्स वर प्रोड्यूस? अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। सर एफिशिएंसी वेरिएंस माइनस में 825 है, स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं तो एक्स लिख लिया, एक्चुअल आवर्स 2560, स्टैंडर्ड रेट 7.5 रुपए लेना है, माइनस 825, ये 7.5 एक्स हो गया 2560 इंटू 7.5, 2560 इंटू 7.5, तो 19,200 को सॉल्व कर लोगे तो एक्स आ जाएगा आपका, ये माइनस इधर आके प्लस, इस 200 माइनस 825, सर 18,375 डिवाइडेड बाई 7.5 आ जाएगा आपका 2450 विल बी योर फाइनल आंसर। बी विल बी योर फाइनल आंसर 2450। 163, PQR Limited manufactures a single product which it sells for ₹40, सेलिंग प्राइस है 40 रुपए का, फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000 रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो है 40%, पीवी रेशियो है 40%, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में बताना है। सर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर सेलिंग प्राइस 40 है, पीवी रेशियो 40% है तो 16, तो 60,000 डिवाइड बाई 16, 3,750 यूनिट विल बी योर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। फाइनल आंसर विल बी सी 3750। लास्ट क्वेश्चन MCQ, द फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हैज ए स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ, सर अभी तो आया था, फ्लेक्सिबल बजट में इसकी रेलेवेंसी होती है। दीज आर द 164 MCQs, जिसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी है, और मैं अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी बात करूं, मैं ये मान लेता हूं कि 24 क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं, तो भी 140 MCQs तो आपको यहां पे मिल रहे हैं जो कि प्योर रेलिवेंट है और आपके एग्जाम में एक एक नंबर की वेटेज के साथ पूछे जा सकते। कहीं ना कहीं ये जो बिट क्वेश्चन की बुकलेट है ICMAI ने इश्यू करी है, काफी रेलिवेंट है हमारे लिए। एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के MCQs, उसके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट हमारे लिए ये हो सकता है। MCQ जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसके लिए सिंपल सी बात है, रेलिवेंट बुकलेट है। आज की क्लास नो डाउट हम यहीं पे फिनिश करेंगे, बट
इससे पहले आप 131 से लेकर 164 तक जो मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं, एक बार फटाफट से रीड करके देख लीजिए, और किसी भी तरीके का कोई डाउट लगता है क्लियर कर लीजिए।
दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। आज की क्लास में हमने तो हमारे 106 से लेकर 164 तक MCQ बचे हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैच द फॉलोइंग गिवन है हमारे पास इसी बुकलेट के अंदर मैच द फॉलोइंग गिवन है, ये भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये जो मैच द फॉलोइंग है ये कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।